हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सुपर 15 जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुपर 15 नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये वो जो 15 क्वेश्चन है जो चुनिंदा क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकते हैं या केवल नंबर्स का बदलाव हो सकता है। पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप विश्वास कीजिए, हमारे साथ डेली आप जुड़िए। आपको मैथ में से 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि अन्य विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाइक करते रहा करें जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे दोस्तों, ठीक है। और शेयर करेंगे तो हमें और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि यस, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो लेते हैं पहला सवाल। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, ठीक है। रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से। आप क्या करते हो, क्वेश्चन देख के ये सोचते हो ये तो मेरे को आता है। अरे आता नहीं है भाई, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी देखिए, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती इससे, ठीक है। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर छापी दोस्तों। उसने नमूना प्रतियों डेमो के तौर पर 400 प्रतियां निःशुल्क सबको फ्री में बांट दी, दिखाने के लिए। ले भाई, तू भी चेक कर, तू भी चेक कर, तू भी चेक कर। इस प्रकार से उन्होंने 400 प्रतियां तो 400 कॉपी तो वैसे बांट दी। टोटल कितनी थी? 2000। 400 उसने बांट दी फ्री में, कितनी बच गई? 1600। अच्छा जी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपए, यानी अंकित मूल्य में इसको कह सकते हैं। मार्क प्राइस होता है ना मुद्रित मूल्य, कि हर कॉपी पर जो रेट था जिस पर पुस्तक बिकने वाली थी वो 75 रुपए था और उस पर भी 30% की छूट के साथ बेचा गया दोस्तों। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आप बताइए। तो दोस्तों, 2000 प्रतियों का जो मूल्य है यहां पे दे रखा है, 2000 प्रतियों का मूल्य वो कितना है दोस्तों? 70,000 रुपए। यस और नो? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक का निकालिए मत निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक प्रति का जो विक्रय मूल्य है, एक प्रति का जो एसपी बनेगा वो क्या मिलेगा, क्या बनेगा दोस्तों? 75 गुणा में 70/100। यस और नो? भाई, एक जो प्रति थी, एक जो कॉपी था, उसका अंकित मूल्य 75 रुपए था। 30% की छूट दे दी, यानी वो 75 रुपए वाली वस्तु अपने 70% में बिक्री होगी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 52.5 रुपए में बिक्री होगी। यस और नो? 2000 प्रतियों का जो क्रय मूल्य है वो 70,000 रुपए है, जबकि एक प्रति का जो विक्रय मूल्य है वो 52.5 रुपए है। तो सारी कॉपियों का विक्रय मूल्य, तो सारी कॉपियां कितने बेचेगा दोस्तों? 400 तो उसने फ्री में दे दी। तो एक्चुअल में कितने बेच रहा है? 1600 प्रतियां। यानी यहां पे हम निकालेंगे कुल विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे दोस्तों? कुल विक्रय मूल्य। तो एक कॉपी का विक्रय मूल्य है 52.5, आपको 1600 का निकालना है। बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आएगा 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब 4, 16 पंजे 80 और 8 4 84। तो जो विक्रय मूल्य आएगा, कुल विक्रय मूल्य है 84,000, कुल क्रय मूल्य है 70,000। 70,000 रुपए में खरीदा है, 84,000 में बेची है। तो यहां पे लाभ कितना है दोस्तों? लाभ है 14,000 का। प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 20%। भाई 14 पंजे 70, 5 को 100 से काटेंगे तो 20% का यहां पे क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको 400 प्रतियां फ्री में देने के बावजूद ये 20% का लाभ कमाने में कामयाब रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार्य के लिए 150 दिनों में करने का एक कार्य को ठेका लिया दोस्तों। बोला भाई 150 दिनों में आपका एक काम है, हम खत्म कर देंगे, ठेका ले लिया, ठीक है। अच्छा जी। उसने
इस कार्य को करने के लिए 200 आदमियों को लगाए, 200 आदमी इसने काम पर लगाए दोस्तों। लेकिन 50 दिन जब काम 50 दिन तक चला, उसके बाद इसने पता किया तो इसको पता लगा कि भी काम का 1/4 काम पूरा हुआ। अभी तो 1/4 ही काम पूरा हुआ है, तो निश्चित समय पर शेष कार्य को करने के लिए कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। कुछ बच्चों को ये ठेकेदार वाले सवाल बहुत ही हार्ड लगते हैं, जबकि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। करना ही कुछ नहीं है, आप बस एक सूत्र याद रखिए, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 और W2। प्रारंभ में कितने आदमी इसने नियुक्त किए, शुरू में कितने दिन काम चला और कितना काम हुआ, दोबारा कितने आदमी काम पर लग रहे हैं, कितने दिन में काम खत्म होगा और कितना काम किया जाएगा। इसका मतलब यह है। तो भाई पूरा काम तो 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया था ना, तो यहां 150 नहीं आएगा। प्रारंभ में कितने दिन काम चला, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले M1, तो प्रारंभ में कितने आदमी से नियुक्त किए दोस्तों? 200 आदमी से काम किया, काम पर लगाए। कितने दिन काम चला? 50 दिन। 50 दिन बाद इसे पता लगा कि काम का 1/4 ही काम पूरा हो पाया है। अच्छा जी, अब कह रहे कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, यानी M2 का मान आपको निकालना है। अच्छा जी, टोटल काम करने का ठेका 150 दिनों का था, 50 दिन काम चल चुका है, तो कितने दिन शेष रह जाएंगे दोस्तों? 100 दिन। तो यहां पे कितना आएगा? 100 दिन शेष बचे हैं। अच्छा जी, 4 में से 1 काम हुआ है, तो कितने बच गए दोस्तों? 3/4। इतनी बात क्लियर है। 4 से 4 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 50 दूनी 100 और गुणा में 3, यानी M2 का जो मान आएगा वो आएगा 300। यानी इस काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए इसे कुल मिलाकर 300 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 200 आदमी ये पहले लगा चुका है, कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे दोस्तों? 100 व्यक्ति यहां पे अतिरिक्त इस काम पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया है, रिपीट नहीं किया जा सकता, बाद में देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार ध्यान से देखोगे तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे लेट जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि का इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर की दर पर 1000 रुपए खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो देखिए दोस्तों, एक आयताकार मैदान है, यह मैदान है आयताकार। ठीक है दोस्तों, इसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी भाई? 50 मीटर। चौड़ाई दे रखी है कितनी? 50 मीटर दे रखी है। और कह रहा है कि इसको है ना खेलने लायक बनाने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इसे 25 पैसे प्रति वर्ग की दर पर 1000 रुपए खर्च किए गए। तो मैं यहां पे निकालूंगा मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल मैं यहां पे निकालूंगा। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे आएगा दोस्तों? कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर खर्च, यह होता है सूत्र। तो भाई कुल खर्च कितना है? 1000 रुपए, और खर्च कितना दिखा रहा है प्रति वर्ग? 25 पैसे। तो 25 पैसे को अगर मुझे रुपए में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? बटे में 100 करना पड़ेगा। 25 बटे 100 करोगे तो 1/4 आएगा। 1/4, तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर में। यानी कि इस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 4000 मीटर स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? एरिया अपॉन ब्रेथ होता है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपके पास है 4000 वर्ग मीटर, चौड़ाई आपके पास है 50 मीटर, तो क्या लंबाई 80 मीटर नहीं आ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, नई लंबाई कितनी होगी? कह रहा है कि लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दो, पुरानी थी 80, 20 मीटर बढ़ा दिया, कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। अब कह रहा है कि नया क्षेत्रफल, नया जो खर्च होगा वो क्या होगा? तो खर्च कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल बटे में प्रति वर्ग किलोमीटर जो खर्चा है। तो एरिया निकालते हैं, नया क्षेत्रफल
लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना आएगा दोस्तों 5000 वर्ग मीटर। अब कह रहे कि उसी दर से, तो यानी उसी 25 पैसे की दर से, यानी गुणा में 1/4। ठीक है, 25 पैसे का मतलब 1/4, 4 से कैलकुलेट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1250 रुपए। तो यहां पे कितना खर्च होगा दोस्तों 1250 रुपए। दोबारा देखिए इस सवाल को, कह रहे कि आयत है उसकी लंबाई है ना उसको 20 मीटर बढ़ा देंगे तो नया खर्चा क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। और पुराना जो खर्चा दे रखा है वो कह रहा है कि भाई 25 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर की दर पे हम खर्च करते हैं तो 1000 रुपए का खर्चा आता है दोस्तों। तो हमने क्या कर लिया, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया भाई, कुल खर्चा बटे प्रति वर्ग मीटर की दर से जो खर्च आता है उसको भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 4000 वर्ग मीटर। यानी इस आयत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है 4000 वर्ग मीटर। चौड़ाई आपके पास है, लंबाई निकाल देंगे, कैसे आएगी, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई कितना आएगी 80 मीटर। अब कह रहे कि लंबाई को 20 मीटर बढ़ा देंगे, तो लंबाई को 20 मीटर बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 5000 वर्ग मीटर। यस और नो, अरे नई लंबाई 100 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 50 है, लंबाई गुणा में चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है, यानी नया क्षेत्रफल है वो 5000 वर्ग मीटर है। और उसी दर पे अगर फिर से खर्च किया जाएगा तो कुल कितना खर्चा आएगा, तो खर्चा है 1 मीटर पर 25 पैसा, तो 5000 पर 25 पैसा गुणा में 5000, तो 25 पैसे का मतलब 1/4। अरे 25/100 करेंगे, रुपए में बदलेंगे तो भाग देंगे तो 1250 रुपए का यहां पे खर्चा निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे साथ सुपर 15 के इस शानदार सेशन में अंत तक दोस्तों। ठीक है, बहुत कुछ यहां से आप सीख के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं अगला सवाल, कह रहा है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। तो देखिए बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाने वाला हूं भाई, जो मिश्रण है वो कितने का है 50 लीटर का मिश्रण है। यस और नो, इसमें कह रहा है अशुद्धता का प्रतिशत कितना है दोस्तों 20%। कितना है 20%। तो आप मुझे बताइए शुद्ध ग्लिसरीन कितना रहेगा 80%, 80% रह जाएगा शुद्ध। अब कह रहे कि इसमें कितनी ग्लिसरीन और मिलाई जाए, शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में इसकी अशुद्धता 5% रह जाए। तो आप इसमें अब जब देखिए 50 लीटर का मिश्रण था, उसमें जो अशुद्धता थी वो 20% थी, तो शुद्ध ग्लिसरीन कितनी थी 80%। आपने इसमें और ग्लिसरीन मिलाई, तो जब आप ग्लिसरीन इसमें मिलाएंगे तो मिश्रण की मात्रा भी तो बढ़ेगी, तो जब आप ग्लिसरीन मिलाएंगे तो 50 लीटर भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, नया मिश्रण आपको प्राप्त होगा। तो नया मिश्रण मान लेते हैं x लीटर। ये x लीटर क्या है दोस्तों नया मिश्रण, यानी ग्लिसरीन डालने के बाद जो मिश्रण की मात्रा बनेगी वो। और इसमें कह रहा है कि जो शुद्धता तो जो 20% थी वो कितनी हो जानी चाहिए 5%। अगर अशुद्धता 5% रहेगी तो शुद्धता कितनी हो जाएगी दोस्तों 95%। यस और नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपने इसमें मिलाया क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर हमने इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया है, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है अशुद्धता। जी हां दोस्तों, अशुद्ध ग्लिसरीन की जो मात्रा है वो कांस्टेंट है, प्रतिशत में बदलाव हुआ है, और प्रतिशत में भी बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि आपने इसमें शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अशुद्ध ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है वो क्या है कांस्टेंट है, खाली प्रतिशत में बदलाव है। यस और नो, तो ऐसे सवाल में जो कांस्टेंट होता है उसी को ही साथ लेकर चलते हैं। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से, भविष्य में ऐसा सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखिए जब आपका मिश्रण 50 लीटर था तो अशुद्धता कितनी दोस्तों 20%, और जब मिश्रण आपका x लीटर हो गया तो अशुद्धता कितनी 5%।
दोनों को बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई अशुद्धता की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो तो बराबर है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो रख दीजिए, जब मिश्रण 50 था तो उसमें जो अशुद्धता थी 20 थी। जब मिश्रण x है तो उसमें अशुद्धता कितनी है? 5 है। x का मान निकाल लीजिए बस आप, कितना आ जाएगा? 200। अरे 5 से कटेगा 20 4 बार, 50 गुणा में 4 बराबर 200। x क्या है दोस्तों? नया मिश्रण, यानी नया मिश्रण है 200 लीटर का, पुराना कितना है? 50 लीटर का। कितना बढ़ा दोस्तों? 150 लीटर। और 150 लीटर आपने मिलाई क्या है इसमें? शुद्ध ग्लिसरीन। जी हां दोस्तों, 150 लीटर आपने इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इतना लंबा कैसे समझाते हो आप? ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। यहां से अगर आपने ये चीज सीखी है तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों बात रही शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से बनती है। कैसे बनती है? अब एक बार फिर से झलक देखिए आप कि हम ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम में आएगा। तो ये तो मैंने उन विद्यार्थियों के लिए समझाया जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है मिश्रण का सवाल। हर बच्चे को साथ लेकर चलना ही हमारा मकसद है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि मैथ में हर बच्चा 15 में से 15 का स्कोर करे, ठीक है। इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं। बस आप इतना समझिए, आपने इसमें मिलाया क्या है? शुद्ध ग्लिसरीन। तो शुद्ध को तो छोड़ ही दीजिए। मिश्रण 50 लीटर, अशुद्धता 20%। नए मिश्रण में अशुद्धता चाहता है 5%, तो रख दीजिए 50 में कितनी दोस्तों? 20 है। नया मिश्रण x है, उसमें कितनी? 5 है। कितना आएगा x का मान? 200 लीटर। पुराना कितना था? 50 लीटर। तो कितना बड़ा है? 150 लीटर। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है बस, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है जिनको आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष फल छोड़े पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 390, 495 और 300 को पूरा पूरा भाग दे दे। दोस्तों देखिए, संख्याएं है एक 300, एक 390 है, एक 495 है। एक ऐसी संख्या बताइए जो बड़ी से बड़ी हो और जो तीनों को पूरी तरह से भाग कर दे। तो संख्या क्या आएगी दोस्तों? इन संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ी संख्या जो बड़ी से बड़ी होगी और जो तीनों में कॉमन होगी और जो तीनों को पूरा पूरा भाग देगी, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी मोटे तौर पर आपको क्या करना है? 300, 390, 495 का आपको HCF निकालना है। अब HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि जो दो नजदीकी नंबर आपको नजर आ रहे हैं उनका अंतर लीजिए। तो यहां पे नजदीकी नंबर क्या है? 300 और 390। इन दोनों का अंतर कितना है? 90 आएगा। अब आप ये चेक कीजिए, क्या 90, 300, 390, 495 में तीनों को डिवाइड करता है? मान लीजिए 90 इसको भी डिवाइड करता है, 90 इसको भी डिवाइड करता है, लेकिन 90 इसको डिवाइड ना करता हो मान लीजिए, तो 90 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। अब 90 तो हमारा आंसर है नहीं। तो एक बात बताइए, 90 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर 30 गुणा में 3 होगा या फिर 15 गुणा में 6 होगा, बड़े से बड़े फैक्टर। तो क्या 30 इन तीनों को डिवाइड करता है? 30 इन तीनों को डिवाइड नहीं करता है। तो फिर 30 तो आपका आंसर हो नहीं सकता। तो किसको लेंगे? 15 को। देखो सबसे पहले हमने क्या किया? 300 और 390 को अंतर लिया 90। 90 हमने देख लिया तीनों को डिवाइड नहीं करता, तो 90 के आपको बड़े से बड़े फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले बड़े से बड़ा चेक कीजिए, अगर वो तीनों को डिवाइड कर देता तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर वो तीनों को डिवाइड नहीं करता है तो 90 के फिर से फैक्टर किए जाएंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप पहले 90 के फैक्टर कीजिए, कितना आएगा? बड़े से बड़ा फैक्टर 30 गुणा में 3 ही होता होगा, यस और नो। हमने चेक कर लिया कि 30 हमारा आंसर नहीं है, छोटे को नेगलेक्ट कीजिए। अब 30 के फैक्टर कीजिए तो 15 गुणा में 2, तो आप 15 को चेक कीजिए, तो आप जानते हैं 15 300 को डिवाइड करता है,
15 390 को डिवाइड करता है और 15 आपको 495 को डिवाइड करता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो 15 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यानी मोटे तौर पे आपको इनका HCF निकालना है। आप इनके प्राइम फैक्टर भी करके निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, भाजक विधि द्वारा भी कर सकते हो, भाग विधि के द्वारा। ठीक है, कोई गला नहीं है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचता है। यानी कि एक बार आप समझिए इस चीज को, कह रहा है कि 48 से भाग दें तो 38 शेष बचना चाहिए। अच्छा जी, 64 से भाग दें तो 54 शेष बचना चाहिए। अच्छा जी, 90 से भाग दें तो 80 शेष बचना चाहिए और 120 से भाग दें तो 110 शेष बचना चाहिए। इतने बात क्लियर है? यानी कि हम यहां पे देखें तो जो भाजक है और जो रिमाइंडर है इनका अंतर कितना है? 10 है। हर परिस्थिति में अंतर क्या है? 10 है। यस और नो? 48 से भाग दे रहा है तो 38 शेष चाहिए, 64 से भाग दे तो 54 शेष चाहिए, 90 से भाग दे तो 80 शेष चाहिए और 120 से भाग दे तो 110 शेष चाहिए। तो यहां पे अंतर क्या है दोस्तों? भाजक यानी जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो और रिमाइंडर दोनों का जो अंतर है हर परिस्थिति में क्या है? 10 है, मतलब कांस्टेंट है। बात आ गई समझ में? तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो इस सवाल को करने का जो डायरेक्ट तरीका है, संख्या होगी एलसीएम किसका दोस्तों? 48, 64, 90, 120 का आप एलसीएम ले लीजिए और माइनस के कर दीजिए। ये माइनस के क्या है सर? वही जो कॉमन डिफरेंस है। मतलब अगर आपको डायरेक्ट इस सवाल को करना है ना तो आपको करना पड़ेगा 48, 64, 90, 120 का एलसीएम और उस एलसीएम में जो एक कॉमन डिफरेंस है ना ये आपको घटाना है। कैसे? थोड़ा सा आप समझिए। मैं आपसे पूछना चाहूं संख्या और शेष कि ऐसी संख्या आप मुझे बताइए कि अगर 15 से भाग दें तो 8 शेष बचे। ठीक है, और अगर 12 से भाग दें तो 5 शेष बचे। ठीक है, 15 से भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां पे डिफरेंस क्या है? 7 का है। यहां भी कितने का है? 7 का। तो आप मुझे इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? तो क्या आएगा? 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अगर 60 में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का। कितना बचेगा दोस्तों? 53 बचेगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 में से कॉमन डिफरेंस 15 में 8 गई 7 बचता है, 12 में 5 गई 7 बचता है। तो इन दोनों का एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस 60 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 53। जब आप 53 में 15 का भाग देंगे तो 15 × 45। ठीक है, 15 × 45 बचेगा ना यहाँ पे। तो 13 में 5 गई 8, शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। और जब आप इसी 53 को 12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो यहां पे बचेगा 5 शेष। यानी कि 53 वो संख्या है जिसे आप 15 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। यानी मेरा का जो कहने का मतलब है वो ये है कि इन दोनों संख्याओं के आपने एलसीएम लिया और माइनस क्या कर दिया? कॉमन डिफरेंस। तो ये के क्या है? कॉमन डिफरेंस है। बात आ गई समझ में? अब देखिए दोस्तों, 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकालना वैसे तो बहुत आसान है, निकाल सकते हो। ठीक है, 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम आप निकाल सकते हो। कितना आएगा? 2860 आएगा, 2880 आएगा और उसमें 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2880 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूं दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता दिया इसका डिटेल मेथड क्या है, लेकिन मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे। आप इसके ऑप्शन लिख लीजिए पहले। 2870 है, ऑप्शन बी में 28 आपका 60 है,
ऑप्शन सी है 2890 और ऑप्शन डी है 2880। ठीक है, 2880। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये कैसे दे रखे हैं? ये आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो संख्या है जो एलसीएम भी निकाला फिर 10 घटाया। यानी जब ये ऑप्शन लिखा गया है तो उसको आंसर क्या लिखा गया है? ये संख्याओं का एलसीएम -k करके लिखा गया है। एक बात बताइए, अगर इस संख्या में मैं वापस ये k जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? इन संख्याओं का एलसीएम बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि मैं क्या करता हूं, इस सवाल को डायरेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, प्रत्येक में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो जोड़ देता हूं। सब में 10-10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2880। ये कितना हो जाएगा? 2870। ये कितना हो जाएगा? 2900। ये हो जाएगा 2890। दोस्तों हो जाएगा। सब में मैंने 10-10 को ऐड कर दिया, जो कॉमन डिफरेंस था वो वापस ऐड कर दिया। तो कॉमन डिफरेंस वापस ऐड करने से मुझे इन चार में से एक संख्या वो चाहिए जो 48, 64, 90, 120 प्रत्येक से डिवाइड होती होगी। तब कैसे करेंगे? भाज्यता का नियम। आप 3 का चेक कीजिए, आप 4 का चेक कीजिए, आप 8 का चेक कीजिए, आप 16 का चेक कीजिए, कोई भी नंबर उसका आप भाज्यता का नियम चेक कीजिए। अगर एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 48 से भाग जाएगी तो क्या वो 4 से भाग जाएगी? यस। और 4 से भाज्यता का नियम क्या है? आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग जाने चाहिए। तो क्या ये संख्या आपका आंसर होगी? नहीं। क्या ये संख्या आपका आंसर होगी? नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। ये 00 भी 4 से भाग जाता है, 80 भी 4 से भाग जाता है। तो आप एक और नंबर पकड़ लीजिए। क्या पकड़े सर? अरे 90 से भाग जाती है तो 3 से भी भाग जाएगी, तो 3 का भाज्यता का नियम। तो क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं। तो केवल एक आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने आपको समझाया है भाई, इसलिए टाइम लगा है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मुझे अगर ये करना पड़ता मान लीजिए, तो मैं डायरेक्ट हर ऑप्शन में 10-10 जोड़ता और भाज्यता का नियम चेक करता। और भाज्यता के 2 ही नियम, एक 4 का भाज्यता का नियम चेक करता, 4 से 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, और फिर मैं 3 का करता तो 3 से ऑप्शन सी भी मेरा बाहर हो जाता और ऑप्शन ए पर टिक करके 5 सेकंड में अगले सवाल पे आगे बढ़ जाता। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए भाई टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा कि 3011 गुणा में 3012, इस संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दें कि भी परफेक्ट स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाए? कर सकते हैं क्या आप? यही सवाल पूछा गया ना। बिल्कुल, यह संख्या आपको दे रखी है 3011 गुणा 3012। इस संख्या में आप वो संख्या घटाना है, बिल्कुल घटाना है। इसमें कौन सा न्यूनतम संख्या घटाया जाए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाए? अगर आपको ये सवाल आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सीजीएल टीयर 2 में भी आया हुआ है और टीयर 1 में भी पूछ लिया जाता है, और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी किसी ना किसी शिफ्ट में तो आ ही सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में आएगा ही आएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? कई बच्चे करते हैं सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? ठीक है, हर मतलब कोई भी मॉक टेस्ट कराओ मैथ का, उसमें हर बार यही क्वेश्चन होता है। कुछ बच्चों का, 2-4 ही बच्चे, ज्यादा नहीं है, बाकी तो सारे के सारे बहुत ही शानदार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन 2-4 ऐसे आते हैं, सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या दिल्ली पुलिस पेपर में? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का पेपर तुम्हारा बाप बनाएगा क्या, कि जो तुमने कहा वही क्वेश्चन वहां पे डलेगा? सिलेबस में आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक दे रखा, भाई सिंप्लीफिकेशन से दिल्ली पुलिस है वो प्रश्न पूछेगी। अब सिंप्लीफिकेशन से कौन सा क्वेश्चन पूछेगी ये तो ना तो हमें पता है ना किसी और को पता है। ये तो पेपर जो एग्जाम ऑडिटर है, जो एग्जाम बनाते हैं, उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने डाला है। तो सिंप्लीफिकेशन अगर टॉपिक में है तो कोई भी क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? ये तो अजीबोगरीब सवाल है यार तुम्हारे। मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी यही सवाल पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक बात बताओ, आप आईपीएस का एग्जाम दे रहे हो कि आईएएस आईपीएस का दे रहे हो?
दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो जो सिलेबस है उसी से तो क्वेश्चन आएगा। तो सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन है भाई, और ये क्वेश्चन भी सिलेबस से ही लिए गए हैं, और तगड़े लेवल के सवाल है ये, कोई लो लेवल के सवाल नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3011 गुणा 3012 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक बात बताइए, ये 3011 रख लेते हैं, इसको मैं 3011 प्लस में 1 लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस संख्या को इससे गुणा कीजिए, 3011 का गुणा 3011 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3011 गुणा 3011 का 2 लिख जाएगा, प्लस में 3011 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 3011 आ जाएगा, ये संख्या में प्राप्त होगी। अब आप मुझे बताइए इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, अरे 7 का स्क्वायर क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? बिल्कुल है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। दिक्कत क्या दे रहा है? ये नंबर दे रहा है, अगर इसको हम बाहर कर दे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसी को बाहर कर देंगे। 3011 ही अगर हम घटा देते हैं तो आपको मिल जाता है 3011 का स्क्वायर। यानी ऐसे सवालों में करना क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं 7 गुणा में 8, इसमें कौन सी संख्या घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो आप 7 ही घटा दीजिए, क्यों? यह आएगा 7 का स्क्वायर प्लस में 7 आएगा, तो आप 7 ही घटा देंगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो ऐसी संख्या में कुछ नहीं करना, जो पहला नंबर दे रखा है वही आप इसमें घटा दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गौर कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या इस सवाल का आंसर हो सकता है। यह सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों, अभी CHSL के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है SSC के द्वारा, बार बार। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। तो देखिए क्या दे रखा है, √7 अपॉन यहां पे है 16 प्लस में 6√7 है, माइनस में 16 माइनस 6√7 है, यही तो है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए आप इस रकम को भूल जाइए, यहां पे मैं इसको ले लेता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। 16 प्लस में 6√7 दोस्तों ये है। अब अगर कल आपने हमारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो उसमें मैंने इस प्रकार का फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको करवाया था, जिसमें वो √3 वाला सवाल था। ठीक है, तो उसमें भी हमें ये फॉर्मेट प्राप्त हुआ था, और मैंने आपको उसमें बताया था कि यहां पे जो 6 है ना, इसकी जगह हमें 2 चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा चाहिए ना ही 2 से कम चाहिए, केवल 2 चाहिए। तो इस 6 का मतलब 2 गुणा में 3, हमें 2 चाहिए तो 3 को क्या करना पड़ेगा? अंदर करना पड़ेगा। और मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर होके जाती है, यानी हमें 2 तो यहां पे बाहर रख लेंगे, 3 अंदर जाएगा तो 3 जाएगा स्क्वायर बन के। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुणा होगा 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, यस और नो। यानी हमने √16 प्लस में 6√7 को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि 63 कैसे फैक्टर कीजिए, जिनका गुणा करें तो 63 आए और जिनको जोड़ें तो 16 आए। तो आप कहेंगे सर 9 × 7, अरे 9 7 63 और 9 7 16। कुछ नहीं करना, 9 को भी रूट लगा दो और 7 को भी रूट लगा दो। यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है तो यहां भी प्लस। इसी प्रकार अब देखिए ये दूसरा जो रखा है √16 माइनस 6√7 है, तो इसकी जगह क्या जाएगा? यहां पे केवल माइनस का ही तो साइन है, तो माइनस का √7 माइनस का यह आ जाएगा बीच में चिन्ह। अब देखिए सवाल क्या बन जाता है, ऊपर तो √7 है ही, नीचे इसकी जगह क्या रख रहा हूं? ये तो √9 प्लस में √7। अच्छा, बीच में माइनस का निशान है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके सिंबल क्या होंगे? चेंज होंगे। ये प्लस का 9 है तो बाहर आएगा, ये माइनस का √9 बन जाएगा। ये माइनस का √7 है, ये प्लस का √7 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस की वजह से। तो √9 से √9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √7 बचेगा, अपॉन में 2√7 बचेगा। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान देंगे इस सवाल पर, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको दिक्कत देगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों से सोल्व ही नहीं हो पाएगा ये।
ठीक है, तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हम बताते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सवाल यही मिले, रकम थोड़ा सा चेंज कर दे के दे देगा, 6 की जगह 10 दे देगा, 12 दे देगा, फिर आप फंस जाओगे वहां पे कि कैसे करें इसको। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखा करो। अगला सवाल देखिए भाई, कह रहा कि ए बी सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार को आरंभ किया। तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया भाई। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपए वापस ले लिए। सी ने 15,000 क्या कर लिए, वापस ले लिए, और ए ने 4500 रुपए और निवेश कर दिए। इस प्रकार 56,100 रुपए वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। तो सी का भाग ए से कितना अधिक है? तो हम निकालते हैं 12 महीने का समतुल्य जो लाभ बनेगा उसका यहां पे रेशियो निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 माह तक तो सभी समान थे ना, तो ए बी और सी तीनों की बात हम करेंगे दोस्तों, ए बी और सी की। तो ए ने क्या किया दोस्तों, शुरुआत में इसने 40,500 रुपए 6 महीने के लिए निवेश किए। अच्छा जी, उसके बाद हुआ 6 महीने के बाद इसने इसमें 4500 रुपए और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4500 और जोड़ेगा तो भाई 4500 कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, यानी 45,000 गुणा में 6, ये बनेगा एक का 12 महीने का लाभ। यस और नो? अरे सरों में 40,500 था, 6 महीने तक निवेश रखा, फिर इसने 4500 रुपए बढ़ा दिए, तो 40,500 में 45 जोड़ेंगे तो 45,000 हो जाएगा, गुणा में 6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बी की। तो भाई बी ने कोई चेंज नहीं किया, शुरुआत से लेकर अंत तक 45,000 के साथ ही ये चलता रहा। तो 45,000 गुणा में 12 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं सी की। तो इसने निवेश तो किया था 60,000 रुपए के साथ, 60,000 रुपए इसने रखे 6 महीने तक प्लस में। जैसे ही 6 महीने गए तो इसने अपने 15,000 निकाल लिए। तो अब कितने का निवेश लगेगा, 45,000 का। अगले 6 महीने तक ये 45,000 रुपए का ब्याज अपने प्रॉफिट के रूप में लेता रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अरे संख्याएं रेशो में है, 2 0 से 2 0, ये भी कट जाएंगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 6 से काट दो, 6 कम 6, यहां पे 2 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, तो यहां पे बचेगा आपका 405 प्लस में 450। इधर बचेगा आपका 45 दूनी 90 यानी 900। इधर बचेगा आपका 600 प्लस में 450 दोस्तों। अब यहां पे देखें 855 बन जाएगा, ये रेशियो 900 और यहां पे 1050। आप इसको काटिए 15 से, एक बार 5 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, तो हम डायरेक्ट इसको 15 से काट लेते हैं। तो डायरेक्ट आप 15 से काटेंगे तो कटेगा 15 7 15 6 90। ठीक है, आप 5 से काट लीजिए, 15 5 75 से। ठीक है, और 15 7 105, यहां पे 15 6 90, यहां पे 15 7 105, ये कट जाएगा दोस्तों। 57 60 और 70 का यहां पे रेशियो आ जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए, तीनों का कुल मिलाकर जो प्रॉफिट बनता है वो कितना है, तो ये बनेगा 7 6 13, 13 5 18, 180 187 बनेगा। तो 187 का जो मान दे रखा है, 187 यूनिट जो है वो बराबर है 561 के। 1 यूनिट का मान बनेगा 300। कह रहा है कि सी का ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 13। तो 300 गुणा में 13 करेंगे तो 3900 रुपए ज्यादा है। ठीक है भाई, तो सी का जो लाभ है वो ए से 3900 रुपए क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझा दिया है, इसी प्रकार से सवाल को हम सोल्व करेंगे। भाई 6 महीने तक ये था, 6 महीने बाद और निवेश कर दिए, तो इनका जो लाभ है उसका जो रेशियो आ जाएगा 57 60 और 70। तीनों का कुल मिलाकर जो लाभ है वो बनता है 187 यूनिट। 187 यूनिट बराबर है 56,100 रुपए के। 1 यूनिट का मान आएगा 300। आपसे पूछा है कि सी का लाभ ए से कितना ज्यादा है, हम देख रहे हैं 13 ज्यादा है। 1 यूनिट का मान 300 है, 13 का मान 3900। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सवाल मान लीजिए हार्ड लगता है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना दोस्तों, तो समझ के पहले समझिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का,
और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक दो बार खुद के हाथों से प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे सवालों की, तो ये सवाल जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। ये भी दावा होता है, लेकिन हम ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर बेचा है और दूसरा 9% की हानि पर बेच दिया है। उसे पूरे सौदे में न लाभ होती है और ना ही हानि होती है, तो हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला पंखा दूसरा पंखा, एलिगेशन मेथड से करेंगे इसको हम। पहले पंखे को बेचा है 15% के लाभ पर, दूसरे को बेचा है 9% के लाभ पर, लेकिन पूरे सौदे में कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई, यानी 0% का लाभ हुआ है, 0% क्या नहीं हुई है, तो इधर से घटा दीजिए 9% आएगा, इधर से घटा दीजिए 15% आएगा, यानी जो क्रय मूल्य है उसका रेशियो आ जाएगा 9:15, यानी 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। पहला पंखा क्रय मूल्य 3 रुपए, दूसरा पंखा क्रय मूल्य 5 रुपए, कुल मिलाकर कितना है दोस्तों 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान है 2160 रुपए के, 1 यूनिट का मान आएगा 8 दूनी 16, 27 रुपए। पहले पंखे का क्रय मूल्य आएगा 3 गुणा में 270, 810 रुपए। दूसरे पंखे का जो क्रय मूल्य आएगा 270 गुणा में 5 बराबर कितना दोस्तों 1350 रुपए, ठीक है। तो ये दोनों पंखों का क्रय मूल्य आ जाएगा, एक का 810 रुपए, दूसरे का 1350 रुपए दोस्तों, ठीक है। एलिगेशन मेथड से कर देंगे, एक 15% पे बेचा था, दूसरा 90% पे, पूरे सौदे में तो ना लाभ ना हानि हुआ, तो बीच में 0 रख देंगे, क्रॉस में करेंगे 9-15 आएगा, 9-15 का मतलब 3-5, कुल मिलाकर 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर 2160 रुपए है, एक का मान 270, इधर 3 का निकालेंगे 810 आ जाएगा, इधर 5 का निकालेंगे 1350 रुपए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले इतना करना चाहूंगा, एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई, और बने रहे हमारे साथ अंत तक। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि का उतनी ही दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे ऐसा ही पूछा है। अच्छा, रेट क्या दे रखा है दोस्तों 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। टाइम है यहां पे 2 वर्ष का, और यहां पे दे रखा है CI कितना है 510 रुपए, और आपसे पूछा क्या है SI। बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता है हम यहां पे प्रिंसिपल जो मानते हैं वो 8 की पावर उतना ही मानते हैं जितना यहां पे समय दे रखा है। कितना समय है 2, तो 8 की पावर 2, यानी कि प्रिंसिपल मान लिया 64 यूनिट। 64 यूनिट हमने क्या मान लिया यहां पे प्रिंसिपल। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, क्योंकि पहले साल जो ब्याज है वो केवल कैपिटल पर लगता है, नहीं प्रिंसिपल लगता है। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 64 गुणा में 1/8 बराबर 8 यूनिट। अब आते हैं दूसरे साल, तो दूसरे साल हम पहले मूलधन पर ब्याज लगाएंगे, तो कितना आएगा फिर से 8 यूनिट। देखिए दोस्तों, जब आप आगे बढ़ते हैं दूसरे साल में बढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज जो मूलधन के साथ साथ पीछे के ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पीछे के ब्याजों पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो हम दूसरे साल गए, तो दूसरे साल तो हमने 64 यानी मूलधन पर ब्याज लगाया, हमारे पास आया 8 रुपए। लेकिन इससे पहले कोई ब्याज था क्या, बिल्कुल ये था, तो इस पर भी ब्याज लगाइए, इस पर भी 1/8 की दर से आप ब्याज लगाएंगे 12.5% की दर से, तो 1 यूनिट आएगा। अब ये क्या है दोस्तों, पहले और दूसरे साल का यहां पे साधारण ब्याज है, कितना यूनिट है 16 यूनिट है। अच्छा जी, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये पूरे 2 साल का साधारण ब्याज, ये पूरा का पूरा क्या है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों 17 यूनिट। तो 17 यूनिट बराबर है 510 के, 1 यूनिट का मान आएगा 30। आपसे पूछा है SI, तो 16 तिया 48, जो 480 रुपए यहां पे क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो सवाल का आंसर आ जाएगा 480। अगर आपसे मूलधन पूछे तो 64 गुणा में 3 कर देंगे, 64 गुणा में 30 कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा। आपसे अंतर पूछे तो ये अंतर ही है, 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। कुछ भी निकाल सकते हैं ऐसे मेथड से आप, कुछ भी। आपसे पूछे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये 8 और 1 9, ये 9 यूनिट है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 1 यूनिट का मान 30 है तो 9 का मान आ जाएगा 270, ठीक है। 9 गुणा में 30, 270 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया और सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में करता है। तो अगर सी कार्य करे तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए करता है किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 20 दिन में। बी करता है 30 दिन में। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 60 कार्य। क्षमता की बात कर लेते हैं तो इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 2। अच्छा दोस्तों, इन्होंने क्या किया, ए और बी ने 7 दिन तक काम किया। एक दिन में कर सकते हैं 5 काम, 7 दिन में किए होंगे 35 काम। शेष काम कितना बच गया दोस्तों, 15, 25 काम बच गया ना। 25 कार्य किसने किए, सी ने कर दिए 10 दिन में। तो सी की क्षमता क्या 2.5 नहीं आ जाएगी। अरे 25 काम 10 दिन में कर दिए तो एक दिन में 2.5 काम किए होंगे। तो सी अकेला इस कार्य को करेगा, बराबर टोटल वर्क है 60 बटे क्षमता है 2.5, गुणा में 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 5 5 25, 5 12 और 5 2 10, तो 24 दिन में। तो सी अकेले इस काम को 24 दिन में खत्म करेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, देखने में ही बड़ा है, सवाल बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का जो व्यास है वो 64 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार टंकी है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की कोई टंकी है। इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास 64 है। तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। हमें यहां पे चाहिए तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से निरूपित करते हैं। क्यों, वो हम बाद में बताएंगे कि क्यों, क्योंकि यहां पे हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले एल का मान निकालेंगे तो एल का मान होगा 60 का स्क्वायर प्लस में 32 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आएगा 36 और यहां पे 4624 और 4624 का जब आप रूट निकालेंगे तो आएगा 68 सेंटीमीटर। यानी जो तिर्यक ऊंचाई है ये है 68 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए, इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल। रख दीजिए 22/7, आर है 32, एल है 68, यह आएगा क्षेत्रफल। अब इसी में हम यहां पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं क्या दोस्तों, कि कह रहा है कि खर्चा बता रहा है 35 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर। अरे 35 रुपए का खर्चा होता है प्रति वर्ग किलोमीटर पे। क्षेत्रफल हमारा आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इस वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 करेंगे, वर्ग है तो गुणा में एक और 100 करेंगे, ठीक है भाई। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 23.94 रुपए लगभग, ठीक है। 23.94 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना इस सवाल में, बहुत आसान सवाल है। आपको इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी इसके लिए पहले एल आपको निकालना पड़ेगा। आपके पास हाइट है, रेडियस है, हाइट का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर का रूट होता है एल के बराबर, जो क्या आएगा 68 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर एल रखेंगे तो इतना आएगा। अब खर्चा दे रखा, ये क्षेत्रफल आएगा, अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय एक बार ही कर लीजिए। 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा वो 35 रुपए है, तो इस टोटल जो क्षेत्रफल इसका खर्चा कितना आएगा। तो यहां पे जो खर्चा है वो वर्ग मीटर के अनुसार है, क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 गुणा में 100, 2 बार करेंगे कि 100 गुणा में 100 वर्ग में दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे
₹94 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 23% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, दे रखा है चावल, दे रखा है मछली और तेल, और इसके आगे मैं लिखूंगा कुल खर्चा। ठीक है ना, कुल खर्चा भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, या कुल आय लिखेंगे। ठीक है, कुल खर्च लिख लेते हैं, चलो कुल खर्च लिख लेते हैं। तो यहां पे अनुपात दे रखा है 12:17:3। तो एक बात बताइए, 12 रुपए चावल पे खर्च हो रहे हैं, 17 रुपए मछली पर तेल खर्च हो रहे हैं, 3 रुपए तेल पर खर्च हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितना खर्च हो रहा है दोस्तों? 32 रुपए का नहीं हो रहा क्या? यस और नो। अब इसने क्या किया है कि भाई चावल का जो मूल्य है वो तो 20% बढ़ गया, अच्छा जी, मछली का मूल्य है वो 30% बढ़ गया, तेल का मूल्य है 50% बढ़ गया, तो कह रहा है कि कुल खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसको हम X% मान लेते हैं। ठीक है भाई, इतना काम हमें करना है, सवाल यहां पे खत्म हो जाता है। कैसे? कई बच्चे इसको लंबा करेंगे, नहीं आप ऐसे कीजिए, चावल मछली तेल पे खर्चा दे रखा था 12:17:3, तो हमने मान लिया कुल खर्चा कितना दोस्तों? 32 का। अरे इन तीनों से मिलकर ही इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 32 बन रहा है। चावल का मूल्य 20% बढ़ गया, मछली का मूल्य 30% बढ़ गया, तेल का मूल्य 50% बढ़ गया, तो कुल खर्चे में भी तो आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वो खर्चे जो वृद्धि हमने मान ली कितना? X%। ठीक है दोस्तों, अब इसको बराबर रख लीजिए, इन तीनों के बराबर ये है, तो देखो 12 का 20 प्रतिशत को भूल जाइए, 12 गुणा में 20 प्लस में 17 गुणा में 30 प्लस में 3 गुणा में 50 बराबर कितना? 32 गुणा में X, 32 गुणा में X दोस्तों। ठीक है, यह आएगा 240 प्लस में 510 प्लस में 150 बराबर 32X। जोड़ दीजिए इनको जरा, तो देखिए 5 6 4 10 और 5 1 6 2 8 1 9, 900, और ये X का मान निकालेंगे तो 32 यहां पे नीचे आ जाएगा। X बराबर 900/32। ठीक है, 8 से कटता है क्या? ये 8 1 8 2 नहीं, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, असल पाई 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 अंठे 32, ये आएगा। अब यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो आएगा 8 दूनी 16, बचेगा 6, 8 64, 28 सही 1/8%। सवाल का जो आंसर आ जाएगा 28 सही 1/8% की यहां पे इसको खर्च में वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब कि ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सवाल को आप जल्दी कर सकते हो, डिटेल मेथड से जाएंगे बढ़गा घटगा नहीं, सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रह सकता है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। तो आखिरी सवाल हमें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दे रखा है √30 प्लस में √30 प्लस में √30, और ये जा रहा है प्लस में इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, अनंत तक जा रहा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, केवल 30 के फैक्टर कर लीजिए। आप कहेंगे सर 6 गुणा में 5 होता है, अगर यहां पे प्लस का निशान है √30 प्लस में √30 ये अनंत तक जा रहा है, तो आपको फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, अब यहां पे प्लस का निशान है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे मान लीजिए सवाल ऐसे होता √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस, और ये जाता अनंत तक, इसमें तो भाई 7 6 की 42 होता है। अब यहां पे माइनस का निशान है तो यहां पे छोटे वाला आपका नंबर आंसर हो जाएगा, यहां पे प्लस का निशान है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल दे रखा है √72 प्लस में √72 प्लस में √72
प्लस में और ये जा रहा है अनंत तक, तो 9 अंठे बेहतर होता है, प्लस का निशान तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर, माइनस होता तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है ये, सवाल का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये मॉक टेस्ट सुपर 15 जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है और बढ़िया लेवल के हमने सवाल आपको दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया भी होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जो भी आपकी फीडबैक है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।